स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे होने वाली है और वो विषय है लूसोफोन वर्ल्ड। आप यहां पे खबर देख सकते हो, इंडिया प्रायोरिटाइजेस एंगेजिंग लूसोफोन वर्ल्ड टू टैप द पोटेंशियल। इसके ऊपर हमारी चर्चा होने वाली है। मैं कहूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग चार अलग अलग थीम्स या फिर चार विषयों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस पर्टिकुलर टर्म को, ये लूसोफोन का मतलब क्या है या फिर लूसोफोन वर्ल्ड का मतलब क्या है, ये जानेंगे। सेकेंड भाग में हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर खबर के बारे में, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का भाग है। व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस एट ऑल, व्हाई इंडिया इज प्रायोरिटाइजिंग एंगेजिंग लूसोफोन वर्ल्ड, ऐसा क्या हुआ है, इस खबर के बारे में जानेंगे। तीसरे भाग में हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से। इंडिया और लूसोफोन कंट्रीज का रिलेशंस किस तरह का है, क्या ओवरव्यू है, कैसे आगे आने वाले समय में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह की प्रोग्रेस देख सकते हैं, ये चर्चा करेंगे। और अंतिम भाग में, फोर्थ पार्ट में या फिर फोर्थ थीम में, हम लोग एक इंडियन स्टेट और एक लूसोफोन कंट्री की हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। हम क्वाइट श्योर कि अभी तक आपने अनुमान लगा लिया होगा कि गोवा के बारे में डिस्कशन चलने वाली है। फोर्थ पार्ट वुड बी रादर फैक्चुअल, लेकिन ये पूरा डिस्कशन आपके लिए बहुत बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि अलग अलग थीम्स पे सवाल बन सकते हैं, प्रिडोमिनेंटली एमसीक्यू बन सकते हैं। अब एक सिंपल सा सवाल मैं बना सकता हूं कि द टर्म लूसोफोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हाट और यूज्ड टू डिस्क्राइब हु। या फिर हम लोग हिस्ट्री के ऊपर भी सवाल बना सकते हैं, जैसे गोवा हिस्ट्री, गोवा लिबरेशन से जुड़ी हुई हिस्ट्री, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इनफैक्ट इस पूरे चर्चा में आपको काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। टू गेट टू नो ऑल दैट, स्टे विद मी। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नोटिस है सभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप आकांक्षी हैं, अगर आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि हमारा फाउंडेशन बैच 9 ये क्लोज आउट हो रहा है 10th दिसंबर को। सो दिस इज गोइंग टू बी the last opportunity for you for 2023। मैं कहूंगा this batch is very ideal for 2024 as well, क्योंकि इसकी लॉन्ग वैलिडिटी भी है। सबसे ज्यादा डिस्काउंट के लिए इस पर्टिकुलर कोड को इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा फॉर यूपीएससी 2023 स्पेसिफिकली मई में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आ रही है। प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेज होता है फिल्ट्रेशन का, जिसको आपको क्लियर करना है। उसके लिए हम लोगों ने सिप प्लस प्रोग्राम बनाया, जहां पे केवल 90 दिनों में, ओनली इन 90 डेज, आपकी कंप्लीट रिवीजन करा दी जाएगी फॉर प्रीलिम्स। 3000 से भी ज्यादा, मैं कहूंगा 3500 से भी ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे। आपको क्विक रिवीजन नोट्स मिलेंगे, जिससे कि यू वुड बी कॉन्फिडेंट, आप सक्षम रहोगे टू अपीयर फॉर प्रीलिम्स 2023। अगेन फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट डू यूज द कोड राहुल लाइव। द कोर्स इज स्टार्टिंग ऑन 19th ऑफ दिसंबर, इसको आपको ध्यान रखना है। राइट, विद दैट मैसेज, विद दैट नोटिस, चलिए वापस चलते हैं डिस्कशन पे। हमारी डिस्कशन हो रही थी लूसोफोन के बारे में, लूसोफोन कंट्रीज के बारे में, लूसोफोन वर्ल्ड के बारे में। सबसे पहली चीज, सर ये लूसोफोन कंट्रीज या फिर लूसोफोन वर्ल्ड है क्या? जब भी आपको ध्यान रखना है, लूसोफोन टर्म आते ही न्यूरॉन्स आपके हिट होने चाहिए पोर्चुगीज, बस ठीक है। लूसोफोन इज यूज्ड बेसिकली टू डिस्क्राइब पोर्चुगीज स्पीकिंग एरिया, या फिर पोर्चुगीज स्पीकिंग पर्सन को हम लोग कहते हैं लूसोफोनो। हाल ही में पोर्चुगल का वर्ल्ड कप में मैच हुआ, आपने देखा होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, राइट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज बेसिकली अ लूसोफोनो। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर लूसोफोनो ही क्यों कहते हैं, कोई दूसरा टर्म क्यों इस्तेमाल नहीं करते? देखिए, अगर इस टर्म को हम लोग सुनेंगे लूसोफोन, इसको डिवाइड करेंगे, वन साइड देयर इज लूसो, वन साइड देयर इज फोन। अब फोन तो आपको पता है, फोन इज बेसिकली ग्रीक टर्म विच इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग वॉइस, यानी कि जो आवाज, जो वॉइस जो सुनाई देती है, इट इज सिमिलर टू लूसो और पीपल फ्रॉम लूसो। अब ये लूसो क्यों कहा जाता है? क्योंकि लैटिन में, जो पुराने लैटिन टेक्स्ट है, उसमें पोर्चुगल जो एरिया था, उसको उन लोगों ने मेंशन किया था एज लूसिटेनिया, राइट, एज लूसिटेनिया। तो इसीलिए इसको कहा जाता है लूसोफोन। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही लूसोफोन आ जाए, तो यू हैव टू कनेक्ट इट विद पोर्चुगल इमीडिएटली। अब सवाल उठता है, सर पोर्चुगल तो मैं समझ गया, लेकिन ये लूसोफोन वर्ल्ड क्या है, लूसोफोन कंट्रीज क्या है? देखिए, आप जानते हैं पोर्चुगल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलोनाइजर था। इनफैक्ट अगर हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस देखें, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इंडिया में कौन से यूरोपियंस किस क्रोनोलॉजी में आए? सबसे पहले तो यही लोग आए थे, राइट। वास्को ड गामा 1498, सबको पता, ही लैंडेड इन कैलिकट। तो पोर्चुगीज इंडिया में भी आए थे सबसे पहले। ये लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलोनाइजर्स थे। तो इन्होंने कई सारे एरियाज को अपनी कॉलोनी बनाया था, वहां पे उन्होंने अपनी लैंग्वेज को स्प्रेड किया, अपने कल्चर को स्प्रेड किया। अभी भी पोर्चुगीज एक ऑफिशियल लैंग्वेज है बहुत सारे कंट्रीज में। ऑफ कोर्स पोर्चुगल में तो रहेगा ही रहेगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन
बहुत सारे दूसरे कंट्रीज जैसे कि अंगोला हो गया, मोजाम्बिक हो गया, इवन ब्राजील हो गया, कैपे वर्दे हो गया, हर जगह पे पोर्चुगीज लैंग्वेज अभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी हुई है। तो इन कंट्रीज को मिलाकर हम लोग कहते हैं लूसोफोन वर्ल्ड या फिर लूसोफोन कंट्रीज। क्लियर? तो पहला थीम आपको ये क्लियर हो गया। जैसे कि मैंने एक बताया था एमसीक्यू सिंपल सा, लूसोफोन टर्म जब भी आएगा उसको कनेक्ट करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूसोफोन? इट इज पोर्चुगीज रिलेटेड, पोर्चुगीज लैंग्वेज रिलेटेड। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए दूसरे भाग पे चलते हैं। ये डिस्कशन हो क्यों रही है? व्हाट इज द न्यूज? क्योंकि हाल ही में कंक्लूड हुआ इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल इंडिया में। अब ये भी सवाल बन सकता है, इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल 2022 कहां पे हुआ? इट हैपेंड इन गोवा। याद रखना है, इट हैपेंड इन गोवा। नाउ इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इन कोलैबोरेशन विद आईसीसीआर, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, साथ ही साथ गोवा सरकार, तीनों मिले हुए थे। हाल ही में कंक्लूड हुआ, जहां पे अलग अलग लूसोफोन कंट्रीज से लोगों को बुलाया गया था। परफॉर्मर्स थे, शेफ्स थे, म्यूजिशियंस थे। गोवा के अलग अलग जगह पे उन्होंने परफॉर्म किया। 3 से 4 दिनों के लिए फेस्टिवल चला, जहां पे 70 से भी ज्यादा ग्रुप्स आए थे जिन्होंने परफॉर्म किया फ्रॉम दी सीपीएलपी कंट्री। बेसिकली सीपीएलपी मतलब कम्युनिटी ऑफ पोर्चुगीज लैंग्वेज पीपल, राइट? ये एक पोर्चुगीज टर्म में ही इसका एक्रोनिम भी है, बट ध्यान रखिएगा सीपीएलपी कंट्रीज अलग अलग वेन्यूज में गोवा में उन्होंने परफॉर्म किया। बहुत सारे वर्कशॉप हुए, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स हुए, लूसोफोन म्यूजिक को दर्शाया गया, लूसोफोन फूड, उनकी कुलिनरी स्किल्स को दर्शाया गया, साथ ही साथ लूसोफोन स्पिरिट्स, वहां की वाइन एटसेट्रा भी गोवा में काफी ज्यादा दर्शाई गई। काफी सारे एग्जीबिशंस हुए। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव या फिर मैं कहूंगा डिप्लोमेटिकली एमईए भी यहाँ पे इन्वॉल्व था। तो उन्होंने राउंड टेबल डिस्कशंस भी की, इंडियाज आउटरीच टू ग्लोबल साउथ एक्सप्लोरिंग कन्वर्जेंस विद द लूसोफोन वर्ल्ड। इसके अलावा लूसोफोन हिस्टोरिकल कनेक्ट के ऊपर भी काफी ज्यादा डेलिब्रेशंस, डिस्कशंस हुई इंडिया और इन कंट्रीज के बीच। तो ये तो खबर थी क्योंकि हाल ही में इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल कंक्लूड हुआ। लेकिन अभी हमारी चर्चा होने वाली है लूसोफोन वर्ल्ड के बारे में, लूसोफोन कंट्रीज के बारे में, और कैसे हमारे रिलेशन से डिप्लोमेटिकली। देखिए, सबसे पहले इस लूसोफोन वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फोरम है जिसका नाम है सीपीएलपी, दैट इज कम्युनिटी ऑफ पोर्चुगीज लैंग्वेज कंट्रीज। अब ये सीपीएलपी क्यों है? क्योंकि ये जो एक्रोनिम है दैट इज ऑल्सो इन पोर्चुगीज, ये आपको ध्यान रखना है, बट इन शॉर्ट हम लोग सीपीएलपी कहते हैं। इसको हम लोग लूसोफोन कॉमनवेल्थ भी कहते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे अलग अलग देश रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, अलग अलग देश कहां से? अलग अलग कॉन्टिनेंट से यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं इन द लूसोफोन कॉमनवेल्थ। वी कैन कंसिडर दिस टू बी अ पॉलिटिकल फोरम, यानी कि इट इज अ फोरम फॉर गवर्नमेंट्स। पॉलिटिकल फोरम है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, ताकि पोर्चुगीज स्पीकिंग नेशंस का एक प्लेटफॉर्म बने। इसीलिए ये सीपीएलपी बना और यही रिप्रेजेंट करते हैं लूसोफोन वर्ल्ड को। यहाँ पे 9 कंट्री से, देयर आर 9 मेंबर्स टू इट। ध्यान रखना है 9 मेंबर्स कहां से आते हैं? अलग अलग कॉन्टिनेंट से आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज ब्राजील, अब यहाँ पे साउथ अमेरिका से देयर इज ब्राजील। यूरोप से आप जानते हो, यूरोप से पोर्चुगल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अफ्रीका से भी बहुत सारे कंट्री से, जैसे कि अंगोला हो गया आपका, कैपे वर्दे, गिनी बिसाऊ, आपको यहां से भी लोग मिल जाएंगे। यू कैन फाइंड पीपल फ्रॉम इवन फ्रॉम हियर। जैसे कि तिमोर लेस्ट, हम लोगों ने हाल ही में बात की थी तिमोर लेस्ट के बारे में, मैंने आपको बताया था लेस्ट मींस ईस्ट इन पोर्चुगीज। तो 9 कंट्रीज हैं, आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो। देयर इज नो नीड टू रिमेंबर, बट ध्यान रखना है पीपल इन द लूसोफोन वर्ल्ड दे कम फ्रॉम मेनी कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग कॉन्टिनेंट से। और एक और चीज भी ध्यान रखनी है, एक कंट्री तो आपको यहां पे मिल जाएगी, लेकिन मेजॉरिटी जो कंट्रीज है, मैं कहूंगा मेजॉरिटी जो कंट्रीज है, अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन यहां पे ड्रॉ कर दूंगा, मेजॉरिटी कंट्रीज इन सीपीएलपी आपको मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर से मिलते हैं। ये आपको एक बहुत जरूरी चीज ध्यान रखनी है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। अब सवाल उठता है कि सर हमारे इस सीपीएलपी के साथ कैसे रिलेशन है? आप जानते हैं कि इंडिया और ब्राजील के रिलेशंस तो काफी एक्सटेंसिव है, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ सीपीएलपी हमारे लिए इतना जरूरी क्यों बन जाते हैं? देखिए, अपकमिंग कंट्रीज तो एक है ही, एक यूरोपियन कंट्री है, एक ब्राजील है, जो बहुत जरूरी बन जाते हैं, लेकिन दूसरे भी अफ्रीकन कंट्रीज है। पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ हमारे रिलेशंस काफी एक्सटेंसिवली डेवलप हो रहे हैं। हम लोग अपना बिजनेस वहां पे लेकर जाना चाहते हैं। तो पोर्चुगीज लोग, पोर्चुगीज स्पीकिंग पीपल पूरे विश्व में काफी ज्यादा बढ़ भी रहे हैं। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि 2030 तक दिस नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज टू 300 मिलियन। अभी फिलहाल 260-270 मिलियन के आसपास ये लोग पोर्चुगीज स्पीकिंग लोग आपको मिलेंगे, जिसको हम लोग लूसोस्फीयर भी कहते हैं या फिर लूसोफोन वर्ल्ड भी कहते हैं। तो इंडिया इनके साथ अपने टाइज को डीपन करना चाहता है। अब देखिए, जब भी हम लोग
इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अगर समझ लीजिए, दिस इज इंडिया, तो दो इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पे हमारे काफी सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। एक है साउथ ईस्ट एशिया, राइट, और दूसरा है मैं कहूंगा इस तरफ वेस्ट एशिया। इसके अलावा हमारी आउटरीच और बढ़ाने की जरूरत है। कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ने बता दिया है कि हमें हमारे रिलेशंस विद साउथ अमेरिका, हमारे रिलेशंस विद द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इसे और भी एक्सटेंसिव करने की जरूरत है, कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं थ्रू सीपीएलपी हम लोग ये जरूर कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ के जो कंट्रीज है, ब्राजील के साथ हमारी ऑलरेडी मल्टीलैटरल एंगेजमेंट चलती है एज पार्ट ऑफ ब्रिक्स। इसके अलावा पोर्चुगल के साथ भी हमारे रिलेशंस अभी काफी एक्सटेंसिव हो चुके हैं। मैं कहूंगा स्पेशली 1980s के बाद पोर्चुगल इंडिया का समर्थन करता है यूएनएससी मेंबरशिप के लिए। साथ ही साथ आपको याद होगा 2004 में, आई थिंक 2004 में अबू सलेम पोर्चुगल में पकड़ा गया था, एक्स्ट्राडाइट भी किया गया। तो यहां पे सीपीएलपी के साथ अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें तो तीन इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो यहां पे है, एक तो यूरोपियन कंट्री है पोर्चुगल, दूसरी है साउथ अमेरिकन कंट्री है ब्राजील, तीसरा है इंडिया। ये तीनों मिलकर एक इंपॉर्टेंट ट्रायम्विरेट बना सकते हैं, लोकल पोर्चुगीज नॉलेज, ब्राजीलियन टेक्नोलॉजी और इंडियन कैपिटल, ये मिलकर आगे और भी प्रोजेक्ट्स यहां पे बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, इसीलिए हम लोगों ने काफी फोकस बनाया है लूसोफोन वर्ल्ड पे। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले हम लोगों ने ये भी चर्चा की थी, इंडिया ने ज्वाइन किया था सीपीएलपी को। वी हैव ज्वाइंड सीपीएलपी एज ऑब्जर्वर। इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पे मैप मैंने आपको दिखाया था, इंडिया इज अ ग्रीन कंट्री हियर बिकॉज वी आर आल्सो वन ऑफ द ऑब्जर्वर्स टू सीपीएलपी। तो इसके ऊपर हमारी नजर जरूर रहेगी कि सीपीएलपी के साथ किस तरह हमारे रिलेशंस इवॉल्व हो रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है लूसोफोन वर्ल्ड का मतलब क्या है। हम लोग क्यों ये डिस्कशन कर रहे थे, बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल। तीसरी चीज, इंडिया और लूसोफोन कंट्रीज के बीच रिलेशंस आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लूसोफोन कंट्रीज को इंडिया काफी मदद करता है, स्पेशली यहाँ के जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पे इंडिया अपनी तरफ से एज पार्ट ऑफ आईटेक, एज पार्ट ऑफ मेनी अदर इनिशिएटिव जो हम लोग ऑलरेडी अफ्रीका में रन करते हैं, ये लोग ऑलरेडी इसका काफी फायदा उठा रहे हैं। तो आने वाले समय में हम लोग और भी ज्यादा पॉजिटिविटी देख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग चलते हैं हमारे आखिरी भाग पे, क्योंकि हम लोग पोर्चुगल के बारे में बात कर रहे हैं, पोर्चुगीज लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं और एक इंडियन स्टेट के बारे में बात करते हैं। देखिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं अबाउट पोर्चुगीज, वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले पोर्चुगीज पूरे विश्व की 6th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, जहां पे 270 के आसपास, 270 मिलियन के आसपास लोग पोर्चुगीज लैंग्वेज बात करते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टॉइड है, पोर्चुगीज सदर्न हेमिस्फीयर की सबसे वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में आपको नंबर 1 ही मिलेगा पोर्चुगीज। अब आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है और मुझे बताना है, अगर मैं यहां पे एक क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा और यहां पे सदन की जगह मैं नदन कर दूंगा, तो इसका जवाब क्या होगा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ऑल्दो ज्यादा टफ नहीं है गेस करने के लिए भी। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से एक स्टेटमेंट आपको बताने वाला हूं। Portuguese is regarded as the language of first globalization. Please remember this, इसको कंफ्यूज नहीं करना है, इसको फर्स्ट ग्लोबलाइजेशन की लैंग्वेज भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि पोर्चुगीज ही ऐसी पहली कंट्री थी जिन्होंने सक्सेसफुली रूट ढूंढा था इंडिया को, ये हम लोग जानते हैं, इसीलिए इट इज रिगार्डेड एज फर्स्ट ग्लोबलाइजेशन लैंग्वेज ऑल्सो, राइट। अब चलिए बात करते हैं गोवा के बारे में। आप जानते हैं कि कई सालों तक, मैं कहूंगा ऑलमोस्ट ब्रिटिश से भी लंबा जो कॉलोनियल टाइम था वो पोर्चुगीज का ही था, क्योंकि पोर्चुगीज इवेंचुअली भारत से कब निकले 1961 में, क्योंकि गोवा के ऊपर, गोवा वाज अ पोर्चुगीज टेरिटरी इटसेल्फ, वी डू नो दैट। अब ये कब से हम सब जानते हैं, वास्को डगामा। वास्को डगामा इंडिया को रूट ढूंढा इन्हें केप ऑफ गुड होप से, अफ्रीकन कोस्ट से, सदर्न मोस्ट पॉइंट से उन्होंने इंडिया को एक नया रूट ढूंढा। पहले आप जानते थे कि रूट था थ्रू अफ्रीकन, बेसिकली थ्रू द रेड सी इटसेल्फ, सुएज कैनाल से, लेकिन सुएज कैनाल तो बाद में बना, बट अगेन दैट वाज द प्रोमिनेंट रूट। लेकिन इन्होंने रूट ढूंढा इंडिया को कब? 1498। ये तो हम सब जानते हैं, वी ऑल नो, स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा हिस्ट्री 101 में, राइट। वास्को डगामा वाज द फर्स्ट टू रीच इंडिया इन कैलिकट इन 1498। इसके बाद जो इन्होंने स्पाइसेस इंडिया से ले गए, उससे उन्होंने 100 गुना पैसा कमाया। उसके बाद धीरे धीरे पोर्चुगीज आते गए, पहले तो वास्को डगामा के, उसके बाद कुछ पोर्चुगीज गवर्नर्स भी आए, प्रेडोमिनेटली
आई थिंक फ्रांसिस्को अल्मेडा थे, अल्बकर्की अल्मेडा, प्रोमिनेंट गवर्नर जिन्होंने अपने सेटअप बनाए, पोर्चुगीज जो कॉलोनी थी इंडिया में उसको धीरे धीरे एक्सपैंड करने की कोशिश की। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि पोर्चुगीज कॉलोनीज 19th सेंचुरी में काफी कम थे। ये आपको ध्यान रखना है। पोर्चुगीज कॉलोनीज कहां कहां थे? गोवा में था, दमन दीव था, दादरा नागर हवेली और अंजेदीवा आइलैंड था ऑफ द कोस्ट इटसेल्फ, गुजरात अंजेदीवा आइलैंड। तो ये कुछ एरियाज थे पोर्चुगल के जो मैं कहूंगा 19th सेंचुरी में बचे हुए थे। अब ये क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे पहले पोर्चुगीज आए, उसके बाद इंग्लिश, फ्रेंच, डच सब ये आए। इंटेंस कंपटीशन हुई जिसमें इंग्लिश ने सबको कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया और बहुत थोड़े थोड़े एरियाज इन्होंने रखे। आप जानते हैं कि पोर्चुगल के एरियाज ये है, इसको कभी कंफ्यूज नहीं करना है विद द फ्रेंच एरियाज, प्लीज रिमेंबर। दूसरी तरफ मैं चाहता हूं कि आप फ्रेंच एरियाज को लिस्ट कर ले, फ्रेंच टेरिटरी से, जैसे पौंडीचेरी, राइट, कराईकल, आपको यानम मिलेगा, माही मिलेगा, दोज वर दी फ्रेंच टेरिटरीज। ध्यान रखना है, दोज आर फ्रेंच, दीज आर पोर्चुगीज। कभी कभार एग्जामिनेशन में सारी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद एस्पिरेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, वो नहीं करना है, ध्यान रखना है। पोर्चुगीज टेरिटरी ये है, फ्रेंच टेरिटरीज ये थे इंडिया में बिकॉज ऑफ इंटेंस कॉम्पिटिशन। लेकिन पोर्चुगल की अगर हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करें, हमारी इंडिपेंडेंस हुई 1947 में, यानी कि ब्रिटिश तो बाहर चले गए, लेकिन ये जो पोर्चुगीज लोग थे इन्होंने कहा कि हम गोवा से बाहर नहीं निकलेंगे। काफी मजेदार इंसिडेंट हुआ। दे सेड वी विल नॉट गो आउट ऑफ गोवा। गोवा पे इनका कॉलोनियल राज कंटिन्यू होता रहा। कई सारी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन शुरू हुई जहां पे इंडिया ने कहा कि दी पोर्चुगीज शुड गेट आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारी ऑलरेडी जो कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनी थी, वो तो खत्म हो चुकी थी। तो पोर्चुगीज को भी बाहर निकालने की हम लोगों ने काफी कोशिश की। इनफैक्ट अगर आप देखो 1947 से 1961 तक काफी इंटेंस नेगोशिएशन, काफी इंटेंस डेवलपमेंट भी हुई, राइट। क्योंकि पोर्चुगल उस समय पे 1949 में आई थिंक जब नेटो बना, तो पोर्चुगल एक फाउंडर मेंबर था नेटो का। तो यहाँ पे एक्शन लेने के लिए भी काफी मुश्किल थी, तो काफी नेगोशिएशंस हुई, काफी मशक्कत करनी पड़ी। अब देखिए यहाँ पे 1954 में एक सत्याग्रह भी हुआ, राइट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्याग्रह एक हुआ गोवा में, जिसको भारत सरकार का समर्थन था। लेकिन उस सत्याग्रह में पोर्चुगीज ने फिर से पावर इस्तेमाल किया, गोलीबारी की, कई सारे सत्याग्रही की मौत भी हुई थी। उसके बाद काफी काफी नेगोशिएशंस होने के बाद फेलियर हुआ। इंडिया पहले भी एक्शन ले सकता था। आप जानते हैं कि इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ नॉन अलाइंड ग्रुप, तो इंडिया नेगोशिएशन से इस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। और आप जानते हैं कि यहाँ पे एक नेटो का भी खतरा हो सकता था, क्योंकि देखिए नेटो का मेंबर था पोर्चुगल, तो डायरेक्टली अटैक करे या ना करे इसके ऊपर भी सोच चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे चीजें क्लियर हुई, नेटो ने क्लैरिटी दे दी इस समय के दौरान कि नेटो का जो प्रोटेक्टिव क्लॉज है इट डज नॉट अप्लाई टू कॉलोनीज। तो उसके बाद इवेंचुअली 1961 में इंडिया ने एक मिलिट्री एक्शन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। इसको ध्यान रखना है। अगर मैं पूछूं आपको ऑपरेशन विजय क्या था, इट वॉज कनेक्टेड टू व्हाट, तो याद रखना है ऑपरेशन विजय वाज अ कोड नेम गिवन टू मिलिट्री एक्शन टू लिबरेट गोवा। अब ये भी क्यों हुआ, आपको ध्यान रखना है कि इस समय का कुछ ट्रिगर था क्या? एक ट्रिगर था, ये शुरू हुआ दिसंबर 1961 नॉट 2000, दिसंबर 1961 में। लेकिन उससे पहले नवंबर 1961 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था विच वाज कनेक्टेड टू अ शिप कॉल्ड एज साबरमती। ठीक है, एक पैसेंजर शिप थी साबरमती करके, और वो कोची से ट्रैवल कर रही थी, राइट। अगर इंडिया के देखिए, कोची से वो ट्रैवल कर रही थी गोवा, और यहां पे गोवा की फोर्सेस ने उस साबरमती शिप पे ओपन फायर कर दिया था। उन्हें लग रहा था कि साबरमती पैसेंजर शिप थी, उन्हें लग रहा था कि इस पैसेंजर शिप में मिलिट्री आर्म्स एंड एम्युनिशंस लेके आए जा रहे हैं, तो उसलिए उन्होंने अटैक कर दिया। शिप के कैप्टन की मौत हुई, एक और पैसेंजर की भी मौत हुई। ये एक इमीडिएट ट्रिगर एक्शन बना कि पोर्चुगल आर यूजिंग फोर्स, इसीलिए इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड ऑपरेशन विजय। और बड़ी जल्दी इंडिया की जीत भी हुई। देखिए ऑपरेशन विजय अगले ही दिन दिसंबर 18 को शुरू हुआ था, दिसंबर 19 को गोवा लिबरेट करा दिया गया, यानी कि 48 घंटों के भीतर ही ऑपरेशन विजय खत्म हो गया। क्योंकि एक ट्राई फोर्सेस ऑपरेशन था, आर्मी भी चली गई, उस तरफ से नेवी भी आई थी, एयरफोर्स भी यहाँ पे मोबिलाइज की गई थी, तो बड़ी ही जल्दी पोर्चुगीज ने घुटने टेक दिए। विद इन 48 आवर्स द अटैक वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल। और वहां के जो गवर्नर थे मैनुअल एंटोनियो वसालो ई सिल्वा, नॉट डी सिल्वा, ई सिल्वा, इन्होंने सरेंडर का सर्टिफिकेट साइन कर दिया और उसके बाद गोवा वॉज लिबरेटेड। लेकिन अभी भी गोवा में आपको वो पोर्चुगीज हिस्ट्री का,
पोर्चुगीज फ्लेवर काफी दिखाई देता है। आई एम क्वाइट श्योर कि कई सारे लोग एज टूरिस्ट गोवा गए होंगे, वहां पे आपने पोर्चुगीज फ्लेवर भी देखा होगा। कई सारे पोर्चुगीज इंस्टीट्यूशंस है, जो वहां का आर्किटेक्चर है वहां पे भी आपको एक पोर्चुगीज फ्लेवर मिलेगा। कई सारे पोर्चुगीज इंस्टीट्यूशंस भी वहां पे मिलेंगे। बट दिस इज दी स्टोरी ऑफ गोवा लिबरेशन। क्योंकि हम लोग लूसोफोन के बारे में बात कर रहे थे, तो पोर्चुगल का जो हिस्ट्री है गोवा में, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना काफी जरूरी था। इन सब चीजों पे सवाल बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे आने वाले समय में गोवा लिबरेशन डे भी आ रहा है, तो इससे जुड़ी हुई भी खबरें आ सकती है। कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन फॉर दीज करंट अफेयर्स स्निपेट्स, राइट? सो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट द लूसोफोन नेशंस एंड a small history of Goa. That is it from my side. Thank you for watching this video. Jai Hind. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।